स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल एट होम। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो है आपका चैप्टर 14 पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट ईयर तक हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है वाटर। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे कि ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। ठीक है, और ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं। ठीक है, ये जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है जो पानी से मिलकर के बना है, ये कैसा होता है? ये हमारी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होती है। ठीक, मैंने कल भी बताया था इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो समय के साथ जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, हमारी अर्थ पे जो 71% हिस्सा है वो किसके द्वारा घेरा गया है? वो क्या है? ओशियंस वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे अर्थ पे जितना भी टोटल पानी है उसका 97.5% किस में है? ओशियंस में है। ठीक है, लैंड कंटेन्स 2.5% ऑफ टोटल वाटर। और जो धरती वाला हिस्सा है वो क्या है? हमारे जितना भी 100% पानी है उसका सिर्फ 2.5% कंटेन करता है। और ये जो रिमेनिंग वाटर होता है यही हमारा लाइफ सिस्टम का सपोर्ट है। ठीक है, यही पानी क्या है? हमारे लिए यूजेबल होता है और इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा 2.5% ये जो फ्रेश वाटर का हिस्सा है, इसका भी 90% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो कहाँ पाया जाता है? अंडरग्राउंड, यानी कि ग्राउंड वाटर पे पाया जाता है। ठीक है, और जो बचा हिस्सा है हमारा वो रेन वाटर हो सकता है। ठीक है, रन ऑफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक होती है? जो बारिश का पानी होता है उसको कैप्चर करना, स्टोर करना। ठीक है, और बाद में उसको यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है, टेक्निक है, वो क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। और इसके लिए हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि डग आउट वेल्स। ठीक है, पर्कोलेशन पेट्स, चेक डैम्स, लगून्स। ठीक है, इसमें हम क्या है? पानी को स्टोर करके रखते हैं और जब भी हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है जब पानी की कमी होती है, तब हमें स्टोर किए गए पानी को फिल्टर कर रीयूज़ या रीयूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसका पहला एडवांटेज तो यही होता है कि जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ का मतलब जो तेज़ी से बहता पानी होता है बारिश का, उसके लॉस को कम करता है। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेबल है, यानी कि जब हमारा रन ऑफ का लॉस कम हो जाएगा तो जो फ्लड्स हैं वो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लड है वो रन ऑफ की वजह से आता है। तो जब उस रन ऑफ को ही हम स्टोर कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो फ्लड क्या है? अपने आप ही रुक जाता है। ठीक है, ये क्या है? हमारी वाटर टेबल को रेज़ करता है। ठीक है, बारिश का पानी जितना ज़्यादा धरती के अंदर जाएगा वो उसे ऑब्जॉर्व करेगी, तो हमारी वाटर टेबल को क्या कर देता है? वो रेज़ कर देता है। ठीक है, और ये क्या चेक करता है? सॉइल इरोजन को। भाई जब ज़्यादा तेज़ बहता पानी, यानी कि जो रन ऑफ है वो नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, तो वो मिट्टी को अपने साथ बहा कर भी नहीं ले जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाती है? अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अभी जितने भी पानी की स्रोत होते हैं, रिसोर्सेज होती है, हम इसको कैसे कंजर्व और मैनेज कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे पास प्लान्स होने चाहिए कि जितना भी हमारा ड्रिंकिंग पर्पस है, इरिगेशन पर्पस है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, हम इसको क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, यानी कि हम पुराने तरीक़ों को छोड़कर नए तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? एडॉप्शन ऑफ वेरियस फ्लड कंट्रोल मेथड्स, हम बहुत सारे बाढ़ के बचाव के तरीक़ों को अपना सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस वाटर टू वाटर डेफिशिट बेसिन्स। ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर हम बहुत अधिक मात्रा में पानी पहुँचा सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर्स। ठीक है, नदियों को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? पानी की कमी वाले इलाकों में हम पानी को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, द ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज बाय आर्टिफिशियल मीन्स। जो ग्राउंड वाटर है वो किसके द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है? आर्टिफिशियल तरीके से भी रिचार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसा अनचाहा बदलाव, अनडिज़ायरेबल चेंज, जो कैसा हो सकता है? पानी के अंदर, और वो पानी के अंदर कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है और केमिकल हो सकता है, जो डायरेक्टली और एडवर्सली किसको अफेक्ट करता है? एक्वेटिक लाइफ को, यानी कि पानी में रहने वाले जीवों को अफेक्ट करता है। वाटर पॉल्यूटेड होगा तो उनकी ब्रीदिंग में, इनहेलेशन में, ठीक है, एब्जॉर्बेंस में क्या हो सकती है? डिस्टर्बेंस हो सकती है, और वो पानी को क्या बना देते हैं? अनफिट बना देते हैं, यानी कि हम उस कंटेमिनेटेड वाटर को, पोल्यूटेड वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है,
इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अभी जो वाटर पोल्यूशन है ये बहुत सारे पॉल्यूटेंट द्वारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास फिजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स, ये क्या हो सकते हैं, ये हीट, गर्माई हो सकती है, ठीक है, गर्माहट जिसे हम बोलते हैं, ऑयल स्पिल्स हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट हो सकता है, यानी कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, कार्बनिक वेस्ट है, ठीक है, डिटर्जेंट है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट, जो कि खेतों में दवाई डालने से, ठीक है, सर्फ, डिटर्जेंट, साबुन से हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी कि पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये पानी में मिलकर उसे कंटेमिनेट करते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें क्या कर सकते हैं, डिसीज़ ला सकते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन इनकी भी सोर्सेज होती है, यानी कि ये भी किसी न किसी तरीके द्वारा ही वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं, सीवेज सिस्टम। पहली बात तो हमारा जो सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम होता है वो साफ़ नहीं होता है, उसमें क्या हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी वेस्ट है, डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, उसको हम सीवेज के थ्रू ही बहने देते हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉज हो सकता है। सेकंड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ है, ये अपना सारा कूड़ा सीवेज और ड्रेनेज के द्वारा क्या है, बस ऐसे ही बहने देते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर और पूरी वाटर बॉडीज़ को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास इसके लिए एक अच्छा तरीका होना चाहिए, हमारे जितना भी कूड़ा वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, उसको सेपरेट करना चाहिए और अलग से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, सीवेज और ड्रेनेज के थ्रू ही क्या कर देते हैं, अपना पूरा जो वेस्ट है उसको इंडस्ट्री से बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ पैसों को बचाने के लिए। ठीक है, सिंथेटिक सोप और डिटर्जेंट, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये केमिकल से बने होते हैं और इस जो हमारा सर्फ का और डिटर्जेंट का पानी होता है, ये भी हम ड्रेनेज के थ्रू ऐसे ही जाने देते हैं। तो ये आगे जाने वाले जिस भी आगे वाटर बॉडी में मिलता है उसको पूरा क्या है, केमिकल तरीके से पॉल्यूट कर देता है। और लास्ट है हमारा पेट्रोलियम ऑयल। तो जब हम पेट्रोलियम ऑयल को धरती से बाहर निकालते हैं, तो जो पेट्रोलियम ऑयल है, ठीक है, हमें पता है कि हमारा अधिकतर 90% पानी जो है, यूजेबल पानी है, यूजेबल वाटर है, वो क्या है, अंडरग्राउंड है। और पेट्रोलियम भी अंडरग्राउंड होता है। तो ड्रिलिंग और शिपिंग के टाइम पे क्या है, बहुत सारा पेट्रोलियम ऑयल अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये सब तरीके, ये सब सोर्सेज हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन करने के। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन डिसीज़, जैसे कि हमने भी बात करी कि जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं और वो पानी अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारी बॉडी में भी डिसीज़ ला देता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसके अंदर डिस्टर्बेंस लाता है। ठीक है, कैसे डिस्टर्बेंस लाता है भाई, जब वाटर पॉल्यूटेड होगा तो वो जो पानी है अंडरग्राउंड जाता है, सॉइल में जाता है, वो उसको इनफर्टाइल करता है। अगर सॉइल इनफर्टाइल होगी तो उसमें उगने वाले जो प्लांट्स है वो भी क्या हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो फ्रूट है, उनका जितना भी मेडिसिनल वर्क है वो भी क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इकोसिस्टम में जितनी भी वाटर बॉडीज़ है वो कंटेमिनेट हो जाती है तो उनमें रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या हो जाते हैं, एडवर्सली इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताया गया है कि ये हमारा थर्मल पोल्यूशन लाता है, यानी कि अगर वाटर पोल्यूट होगा तो ये हमारी जो थर्मोसिटी है हमारी अर्थ की, उसमें भी इम्बैलेंस ला देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सॉइल। तो सॉइल क्या है, हमारी अर्थ क्रस्ट का वो हिस्सा है जो कि क्या है, बड़े बड़े रॉक्स, चट्टान को पिसने से, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट के मिलने से, ह्यूमस के, इन सब के जो मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सॉइल की फॉर्मेशन दो तरीके से होती है, वेदरिंग एंड पैडागेनेस। ठीक है, पैडागेनेस क्या होता है और वेदरिंग क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेदरिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि बहुत बड़ी चट्टानों, रॉक्स को छोटे हिस्सों में टूट जाना, ठीक है, उनका क्रस्ट हो जाना और इतने छोटे पार्टिकल्स बन जाना, ठीक है, कि वो क्या है, पाउडरी रूप में, ठीक है, पाउडर सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम उसको सॉइल बोल देते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है फॉर्मेशन की, इसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अभी जो वेदरिंग है यानी कि बड़े रॉक्स का स्मॉलर मिनरल पार्टिकल्स में बदलना है, ये भी कई तरीके से हो सकता है। फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल का मतलब बाहरी रूप से आपस में बड़े चट्टानों का घिसना, तेज़ बारिश, टेम्परेचर में चेंज, ग्लेशियर का पिघलना, ऊपरी रूप से बदलाव आना, ये सब क्या होता है, हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है, जिसकी वजह से
सॉइल बनती है। लेकिन साथ साथ हमारे पास केमिकल वेदरिंग भी होती है, यानी कि कुछ केमिकल तरीक़ों की वजह से, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस की वजह से, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, केमिकली रूप से चीज़ों में बदलाव आने की वजह से भी अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेती है और सॉइल में बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने फिजिकल और केमिकल पढ़ा है, ऐसे हमारे पास बायोलॉजिकल चेंज भी होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल चेंज जैसे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग इज डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज लीचेन एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये सब क्या लाते हैं, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग लाते हैं, यानी कि ये सॉइल के अंदर जाके जो सॉइल में दबी हुई मोटी पत्थर वाली लेयर होती है, ये जो लिचेंस होते हैं, ये उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके और ज़्यादा सॉइल की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग हमने समझा, लेकिन पैडागेनेसिस क्या होता है कि दिस प्रोसेस कंक्लूड्स द डीकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन लीडिंग टू ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, डीकम्पोज की है। ठीक है, डीकम्पोजिशन की, ये क्या कर देती है, बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको ब्रोक डाउन करती है, यानी कि उनको डिकम्पोज करती है, जो आगे किस चीज़ को लीड करते हैं, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, यानी कि ह्यूमस को फॉर्म करते हैं और मिनरल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है और मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पैडागेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा सॉइल प्रोफाइल। अब जो सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितनी लेयर्स है। ठीक है, जो हमारा सॉइल है वो क्या है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेयर्स भी बोलते हैं और हॉरिजन्स भी बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है, जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, वो किस में आती है, वो आती है ए हॉरिजन में। ठीक है, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द लेटर एंड ह्यूमस, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, लेटर और ह्यूमस प्रेजेंट होता है। जो हमारी सेकेंड लेयर होती है वो क्या है, जिसे हम मिनरल सॉइल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल के बाद मिनरल सॉइल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम उस लेयर को, बी हॉरिजन। ठीक है, जो हमारी थर्ड लेयर है, जो क्या है, अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सी हॉरिजन, यानी कि इतनी ज़्यादा इनफर्टाइल नहीं होती है, हम इसमें कोई भी प्लांट और ट्रीज़ को ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है, रेत आने स्टार्ट हो जाती है। और जो लास्ट लेयर होती है वो हमारी डी हॉरिजन है, जिसमें सिर्फ रॉक्स होती है, चट्टान होती है, और ये किसी भी चीज़ के लिए यूजेबल नहीं होती है। ठीक है, तो हमने 4 हॉरिजन पढ़े हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब है हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होता है ग्रेवल्स। ठीक है, दीज आर लार्ज पार्टिकल्स विच कैन बी पिकअप बाय हैंड। ठीक है, ग्रेवल्स क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े हैं कि हम इनको हाथ से पिक कर सकते हैं, दे कैन बी पिक बाय हैंड। ठीक है, अगला होता है सैंड पार्टिकल्स, यानी कि रेत के कण। ठीक है, दे आर कोर्स टू टच एंड हैव पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.05 मिलीमीटर टू 2.00 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये थोड़े से कोर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, आसानी से एक साथ होल्ड नहीं होते, बंधते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सॉइल से बहुत अलग होता है। आप सबको पता है रेत क्या होती है। ठीक है, कोर्स टू टच होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे सिल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, दिस सिल्ट particles have particle size between 0.005 to 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, सिल्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्ले थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी होती है, सिल्ट पार्टिकल्स उससे थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये थोड़े चिपचिपे होते हैं और ये सैंड से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, बड़े कौन से होते हैं, सैंड, उससे छोटे होते हैं सिल्ट, और उससे छोटी होती है क्ले। लेकिन इसको हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी, जो किस में यूज़ की जाती है, ठीक है, बर्तन बनाने में, ठीक है, ऐसे सजावट का सामान बनाने में। ठीक है, अब हमारे पास है टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अब जो हमने ऊपर पार्टिकल्स पढ़े हैं ना, यही पार्टिकल्स मिलके अपने टाइप की सॉइल बनाते हैं। जैसे कि सैंडी सॉइल, सैंड पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, सैंडी सॉइल बनाते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, कोर्स टच होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, रेतीले इलाके में, डेजर्ट इलाके में पाए जाते हैं, और ये पानी को रोक कर नहीं रख सकते। ठीक है, इज़ अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट, एवरीवन शुड नो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लेई सॉइल। ठीक है, चिकनी मिट्टी, जो क्या है, ह्यूमस भरी होती है, जिसके अंदर, और जो किसके काम आते हैं, मिट्टी के बर्तन, सजावट के सामान बनाने में काम आते हैं। ठीक है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लोमी सॉइल। ठीक है, जो लोमी सॉइल है, इसके अंदर चिकनी मिट्टी भी होती है, यानी कि क्ले भी होती है, सिल्ट भी होती है, सैंड भी होती है, और ह्यूमस भी होती है, और ये सबसे ज़्यादा यूजेबल है हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी कि खेती के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल क्या हो सकती है? ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है या लेटराइट हो सकती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए बेसाल्टिक रॉक। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है इसका नाम लिया गया बेसाल्टिक रॉक से। ठीक है, इट इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयरन होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जो ब्लैक सॉइल है वो पोरस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है? बहुत सारा ह्यूमस होता है। ठीक है, जो ह्यूमस है वो डार्क मोस्टली ब्लैक कलर की होती है क्योंकि डिकम्पोज पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड टू ग्रो कॉटन एंड शुगर केन। और जो ब्लैक सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा यूजेबल यानी सूटेड होती है किसके लिए? कॉटन उगाने के लिए यानी कि कपास की खेती करने के लिए और शुगर केन यानी कि गन्ना उगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल है हमारे पास रेड सॉइल। तो दिस सॉइल इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट। ठीक है, जो रेड सॉइल होती है वो लाल किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंटेन्स क्वार्ट्स एंड क्ले पार्टिकल्स एंड फॉर्म द टॉप सॉइल। और इसके अंदर क्वार्ट्स और क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर के क्या है? टॉप सॉइल बनाता है। और टॉप सॉइल हमने अभी पढ़ा किस में आती है? ए हॉरिजन में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेटराइट सॉइल। ठीक है, दिस सॉइल इज़ ऑल्सो रेड इन कलर। ये भी क्या होती है? कलर में रेड होती है। और इट कंटेन्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। और इसके अंदर क्या होती है? एल्यूमिनियम और आयरन की हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होती है जिसमें पानी की मात्रा मिली होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, इन डेजर्ट्स व्हेन सैंड इज डिपॉजिटेड इन सैंड ड्यून्स। जब रेतीले इलाकों में जब रेगिस्तान में क्या होता है? जो सैंड है वो क्या बना देती है? सैंड ड्यून्स बनाती है। बहुत सारा रेत एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलोनियन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोनियन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये भी तीन तरह की होती है। ठीक है, एलुवियल, डेजर्ट एंड माउंटेन। ठीक है, अगला है हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो वाटर विच इज़ रिटेन्ड एज ए थिन एंड टाइटली बाउंड फिल्म अराउंड इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो वो पानी है जो सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ हमें पाया जाता है। यानी कि हमने जब मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी के साथ हमें थोड़ा बहुत पानी मिलता है, वो चारों तरफ मिट्टी में बंधा होता है, वो जो पानी हमें पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल वाटर। तो रेस्ट ऑफ द वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। तो मिट्टी में बचा हुआ जितना भी पानी होता है जिसको हम बाद में बाहर निकाल के यूज़ कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। यानी कि जो ग्रेविटी है उसको वो मिट्टी के नीचे रोक के रखती है। ठीक है, वाटर टेबल, द लेवल टू विच ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्स इज कॉल्ड द वाटर टेबल। ठीक है, वो लेवल, ठीक है, वो सीमा जहाँ तक जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो रुका रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल्स। ये हमें पहले से पता है क्या होता है। अर्थ हैज़ लिमिटेड नॉन रेन्यूएबल क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अर्थ के पास क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब एक सीमा है उसकी, अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा बनाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? पूरी अर्थ पे अनइवन है। यानी कि ये क्या है? ज़रूरी नहीं किसी देश में कोई मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है टू द ह्यूमन काइंड क्योंकि सारे जितने भी कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है ह्यूमन काइंड के लिए क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा रिन्यू नहीं की जा सकती है। ठीक है, सॉइल इरोजन इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फास्ट रनिंग रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल का अपनी जगह से हट जाना या ट्रांसपोर्ट हो जाना, कौन सी लेयर का? टॉप लेयर का, किसी भी तरीके से। ठीक है, या तो विंड है, वाटर है, रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? यानी कि जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो सकती है, उगाने योग्य नहीं रहेगी। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन रेत में बदल जाएगी। ठीक है, फ्लैश फ्लड, बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, पहाड़ खिसक सकते हैं। ठीक है, फेमाइन्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन सबको रोकने के लिए हमारे पास प्रिवेंशंस होती है जैसे कि इंटेंसिव क्रॉपिंग, हम बहुत सोच समझ के क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक ही ज़मीन पर बार बार एक फसल ना उगा करके उसको रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग उगा सकते हैं ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखें। ठीक है, काउंटर बाउंडिंग कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, विंड ब्रेक कर सकते हैं यानी कि मिट्टी को
ये देखने के लिए कि हवा से कोई नुकसान तो नहीं है, तो हम उसको रोज़ में उगा सकते हैं, ठीक है। उसे हम विंड ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। मेकिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट्स अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, ठीक है। जो रिवर बैंक्स होते हैं वहाँ पे हम बांध बना सकते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बाढ़ का रूप लेकर पूरी खेती को बर्बाद ना कर दे, तो हम एम्बैकमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती है? बायोटिक रिसोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य के साथ साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। एंड दे मे बी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड और कंज्यूमर्स, ठीक है। हम फूड बनाने वाले भी हो सकते हैं और उसे कंज्यूम करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली बायोटिक रिसोर्सेज दो तरीके की हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट वाइज अदर टू फॉर्म अ डायनामिक एंड येट स्टेबल सिस्टम, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ये जो हमारा अर्थ है, बायोस्फीयर है, ये दोनों चीज़ों के इंटरेक्शन की वजह से ही बना है। हमारे अर्थ के लिए बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी दो बेसिक ग्रुप्स में आती हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री, ठीक है। अब लास्ट में हम ज़रा एक बार हमारा नाइट्रोजन साइकिल में से कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो भी पढ़ लेंगे, जैसे कि अमोनिफिकेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, वो प्रोसेस जिसमें अमोनिया का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। निट्रिफिकेशन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म like nitrosomes and nitrobacteria convert ammonia into nitrates, this process is called nitrification, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोम्स और नाइट्रोबैक्टीरिया, जो अमोनिया को किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, निट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है वैसे ही हमारा ऑक्सीजन साइकिल भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर्स द लिविंग वर्ल्ड थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में, जीवित जगत में कैसे एंटर करती है, थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। इट ऑक्साइड्स द फूड मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे फूड मटेरियल को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है ग्लूकोज की, कि हमें पता है जो भी हम इंटेक करते हैं फूड वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। जैसे रिएक्शन लिखी है C6H12O6 + 6O2, ठीक है। ग्लूकोज जब वो ऑक्सीडाइज हो गया, मैंने अभी बताया जो हमारा फूड है वो किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। और फॉर्मेशन किस चीज़ की हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा यूज़ की जाती है, प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है, क्या बनाने के लिए, फूड मटेरियल बनाने के लिए, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। किसके अंडर, इन सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन लिखी हुई है, यू आर फैमिलियर विद दिस रिएक्शन, CO2 + H2O + लाइट एनर्जी, और हमारा क्या बनता है, फूड, यानी कि जो किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में है, प्लस ऑक्सीजन, एंड यू नो हाउ टू बैलेंस इट। एंड I've already told you in the classroom that every chemical reaction has to be balanced, otherwise your chemical reaction is not appropriate for writing, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे आप उसको बैलेंस ज़रूर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।